अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। कराची की कुछ सूरत हाल ऐसी है कि कभी कभी थोड़ा थोड़ा मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा लगना शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है कि अब बारिश होने वाली है और कराची वाले जो है वो उनमें खुशी की लहर आ जाती है, पर अब तक कुछ ऐसा नहीं है। पर इंशाल्लाह बहुत जल्दी कराची में बारिशें जो है वो शुरू हो जाएंगी। अच्छा, बारिशों का मैंने इसलिए बात की है कि वजह ये है कि आगे आपको पता है जिस तरह से लोग कुर्बानी के लिए भी जानवर लेके आ रहे हैं, जो लोग लेके आ रहे हैं वो इस चीज़ के लिए पहले से तैयार रहें कि मौसम बारिशों का है तो बारिशें होंगी। सबसे पहले उनकी सेफ्टी के लिए कौन सी जगहें हैं जो वो पहले से ही सोच के रखें कि यहाँ इन्हें रखा जाएगा, ताकि क्योंकि होता ये कि कुर्बानी का जानवर जो है वो बहुत सेंसिटिव होता है और लोगों को बड़ा नुकसान भी होता है। अक्सर ऐसा होता है कि कभी करंट लग जाते हैं कुर्बानी के जानवरों को, कभी बारिश से वो बीमार हो जाते हैं और ये सारी चीज़ें होते हैं। तो आप लोग जब भी कुर्बानी अगर आप लोग करना चाहते हैं तो उससे पहले ये देख लें कि आया उनको रखना कहाँ है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। और साथ साथ दूसरी चीज़ ये है कि अभी माशाल्लाह है तो दिन काफ़ी हैं, पर फिर भी मैंने कहा चले एक मैसेज ज़रूर मैं दे दूँ कि हम लोगों की एक सोच ये होती है कि कुर्बानी अगर कर रहे हैं तो हम लोगों ने सारा गोश्त अपने पास रखना है, जो कि मेरे हाल से बेहतर नहीं है। उन लोगों का सोचें जो लोग ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमें चाहिए कि हम उन तक ये चीज़ें पहुंचाएं। वैसे तो जिस तरह से महंगाई बढ़ चुकी है, शायद बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बार कुर्बानी ना कर सकें, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, रेट्स हर चीज़ के बढ़े हैं, तो जानवर के भी रेट्स बढ़े होंगे और उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं जो हर साल करते थे, हो सकता है कि इस साल कुर्बानी ना कर सके। खैर बहरहाल आप हमें K21 न्यूज़ पे सैटरडे संडे मॉर्निंग में देखते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम इस तरह का शो करें जिसमें आपको पॉजिटिव मैसेज दें, जिसमें ऐसी चीज़ें हों जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। तो कोशिश यही होती है और बहुत अच्छा लगता है कि जब हम कोई पॉजिटिव मैसेज देते हैं और आपको अच्छा लगता है, आपको समझ आता है। वजह ये होती है किसी भी काम को करने की वजह ये है कि आप जब भी कोई काम करें उसमें कुछ ना कुछ सीखने का अमल ज़रूर होना चाहिए। और सिर्फ हमें दुनिया को नहीं सिखाना यहाँ बैठ के, या हमें अच्छा मैसेज दुनिया के लिए नहीं देना। सबसे पहले हमें ख़ुद को सीखना है, हमें अपनी शख्सियत को अच्छा करना है, हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। क्योंकि जब हम किसी को कुछ समझाते हैं उससे पहले हमें वो सारी चीज़ें खुद करनी चाहिए। तो अगर इस चीज़ पे हम लोग अमल करेंगे तो यकीनन हम ज़िंदगी में बहुत आगे जाएंगे, तरक्की हासिल करेंगे। क्योंकि अमूमन लोग ये कहते हैं कि मैं अमूमन देखती हूँ बसों के पीछे लिखा हुआ होता है माँ के पाँव के नीचे जन्नत, और फिर एक जगह मैंने देखा कि जन्नत की जो कुंजी है, जो चाबी है, वो बाप है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ते रहते हैं, छोटी छोटी जगहों पे कहीं ना कहीं ये चीज़ें लिखी हुई होती हैं। और कामयाबी अगर आप चाहते हैं तो उसकी जो कुंजी है मेहनत, लगन, मुनाफ़कत ना किसी से रखें, अपने काम पे भरपूर फोकस रखें, मेहनत से काम करते रहें, रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है। अच्छा, कुछ लोगों को रिज़ल्ट रातों रात मिल जाता है और कुछ लोगों को बहुत सालों बाद मिलता है। कुछ लोग डिसहार्ड होते हैं कि बहुत अरसा हो गया और फिर भी तरक्की नहीं कर रहे, और कुछ लोगों को रातों रात मिल जाती है। तो वक्त मुकर्रर होता है पर आपको ज़रूर मिलता है। अल्लाह आपको कदर करवाता है किसी चीज़ की भी, जो आपको अगर आपको फ़ौरन से कोई चीज़ मिलती है तो आपको उसकी इतनी कदर नहीं होती। जब आपको बहुत मेहनत के बाद मिलती है तो उसकी आपको कदर भी होती है और आप उसको, उस चीज़ को उस लेवल पे रखने के लिए मेहनत करते रहते हैं। और अगर आपको कदर नहीं होगी और आपको आसानी से चीज़ें मिल जाएंगी तो आपको नहीं पता होगा कि उसको किस तरह से लेके चलना है, उसको किस तरह से मैनेज करना है और उसको उसी जगह पे किस तरह से रखना है। तो हर चीज़ का कोई ना कोई रीज़न होता है, हम लोग नहीं समझते। हम अगर उस रीज़न को समझ जाएँ तो यकीन करें अल्लाह ने सबके नसीब में बहुत कुछ अच्छा लिखा है। जब एक माँ अपने 4 या 6 बच्चों के लिए किसी एक बच्चे के लिए भी गलत नहीं सोच सकती, किसी एक बच्चे को भी कमतर नहीं देख सकती, किसी एक बच्चे को भी मुश्किल में नहीं देख सकती, तो अल्लाह अपने जो ये दुनिया में बंदे हैं किसी एक बंदे को उसके नसीब में कम कैसे लिख सकता है? रब बिल्कुल नहीं लिख सकता। सबके नसीब में रब ने बहुत कुछ लिखा है। शायद हमारी कुछ ख़ताएँ होती हैं, हमारी कुछ कमियाँ होती हैं, हमारी मुनाफ़कत होती है, हमारे अंदर जेलसी होती है, हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम अपने नसीब में होते हुए भी वो चीज़ें हमसे दूर हो जाती हैं। ये आज का मैसेज था, इस पे ज़रूर सोचिएगा और कोशिश कीजिएगा अपनी शख्सियत को बहुत निखारें, खूबसूरत करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि
अब से थोड़ी देर में आपकी टीवी स्क्रीन्स पे हमारे फ़ोन नंबर आ जाएंगे, हमारे गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आप लाइव कॉल करके उनसे कोई सवाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि शो को कुछ बेहतर बनाया जाए तो उसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। इस टाइम हमारे साथ हमारे जो गेस्ट मौजूद हैं उनको मैं वेलकम करती हूँ। हमारे साथ मौजूद है सैयद रोशन अली, CEO यूनिवर्सल स्टेट एंड डेवलपर्स, उनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? सर, मैंने जो इंट्रो दिया है उसमें आपको कैसी लगी ये बातें कि एक चीज़ होती है ना कि अक्सर हम लोगों को देखते हैं कि नाशुक्री लोग करते हैं कि शायद हमारे नसीब में ये सब कुछ नहीं लिखा, शायद हमारे नसीब में ये नहीं है, हमारे नसीब में बस मुश्किलात हैं, या हमें सिर्फ इसी तरह दरबदर होना है। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो अपनी कमियों को नहीं देखते, वो ये समझते हैं कि शायद हमारे नसीब में ये चीज़ें नहीं हैं, या कुछ लोग ये समझते हैं कि नसीब में लिखा होगा तो मिल जाएगा। अब उनको क्या पता कि नसीब में अगर लिखा है कि मेहनत करके और लगन के साथ आप काम करोगे तो मिलेगा। हम अगर सोचे कि सिर्फ नसीब के हाथों पे ही सब कुछ छोड़ के अगर हम बैठ जाएंगे तो फिर किस तरह से होगा? क्या कहेंगे इस पर? देखें, ये तो बहुत अच्छी बात है कि नसीब तो इंसान अपने हाथों से बनाता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। आप मेहनत करेंगे, अल्लाह पाक उसका अच्छा रिजल्ट जरूर देंगे। और अगर आप बैठे रहेंगे, नसीब पे छोड़ देंगे तो फिर आप पीछे चले जाएंगे। अल्लाह ताला कहता है आप अपने तौर पे अपना हिस्सा डालें, मेहनत करें। मेहनत करने के बाद आप वो जो उसका जो रिजल्ट है ना वो मेरे पे छोड़ दें, और इंशाल्लाह मेरा ईमान है कि वो रिजल्ट बहुत अच्छा होता है अल्लाह की तरफ से। आप मेहनत करें, उसके बाद अल्लाह पे छोड़ दें। और एक बात और कहना चाहूँगा कि लोग ब्लेम करते हैं कि मैंने इतनी मेहनत की, मुझे कामयाबी नहीं मिली। आपको नहीं पता कि उसमें भी आपके लिए कामयाबी थी, उसमें अल्लाह ने आपके लिए कोई बेहतरी रखी थी। और ये जो शुक्र की जो आपने बात की है ना, असल चीज ही शुक्र है। अल्लाह को पहचानना है तो शुक्र करें, शुक्र करें, शुक्र करें। मैं इम्तिहान की बात नहीं करूंगा। इम्तिहान तो अल्लाह ताला किसी को इम्तिहान में डाले भी ना, हम इम्तिहान के काबिल भी नहीं है। फिर लोग अक्सर अपनी रवानी में ऐसी बात कर जाते हैं कि शायद आपके ऊपर एक इम्तिहान आया है। तो हम तो कहते हैं इम्तिहान आया ही नहीं है, और अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए के इम्तिहान की। अल्लाह किसी को इम्तिहान ना डाले, क्योंकि इम्तिहान के हम काबिल भी नहीं है। ये सिर्फ रहम 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 है कि जो हम इस तरीके से हर तरीके से आज़ादाना जिंदगी जो गुजार रहे हैं, और ये सब रहम और करम है अल्लाह ताला का। तो उसका सिर्फ शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में। ये जो नाशुक्रे होते हैं वो हर बात में कहते हैं देखें उसको ये मिल गया, मुझे नहीं मिला, देखें मेरे नसीब में ये नहीं था, मैंने इतनी मेहनत की। आप सोचें पता नहीं अल्लाह पाक आपको किस किस मुकाम पे लेके जाना चाह रहे हैं। और ये जो फेज है इसमें आप शुक्र अदा करके देखें, टाइम का इंतजार करें। लोगों के पास जो है ना इंतजार करने का टाइम नहीं है, वो इंतजार नहीं करना चाहते, उनको हर काम जो है ना जल्दबाजी में। आपको क्योंकि हमारी आवाम जो है ना बहुत जल्दबाज हो गई है, उनको हर फैसला फौरी तौर पे चाहिए। तो उसमें थोड़ा सा कनात कर ले, आप देखें रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। जब मैं एक चीज़ ज़रूर आज कहना चाहूँगी कि जब 12 साल पहले मैंने अपना सिलसिला शुरू किया था, उस टाइम अकेली थी, किसी का साथ भी नहीं था, बहुत मुश्किलों से आगे बढ़ने की कोशिश की। कहते हैं कि अल्लाह भी जब आपकी नीयत साफ़ होती है तो रब ऐसे लोगों को आपके साथ जोड़ देता है कि आप जब तरक्की के रास्ते पे जाते हैं तो वो लोग आपके साथ होते हैं, वो आपको वो मौके फराहम करते हैं। और ऐसा हुआ, और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है माशाल्लाह कि अब भी मैं जहाँ भी जा रही हूँ, जिस तरफ भी जा रही हूँ, मैं जितना भी काम कर रही हूँ, और अगर बेहतर काम कर रही हूँ तो इसके पीछे भी कुछ लोगों का मुझ पर ट्रस्ट है। शायद रब ने उनके दिलों में और मेरे अल्लाह ने उन लोगों को मेरी तरफ मुतवज्जह किया कि इसको ये ड्यूटी दी जाए। आज मैं जिस जगह बैठी हुई हूँ, जिस चैनल पे मैं बैठी हुई हूँ, यहाँ का मैं आज ज़रूर शुक्र अदा करना चाहूँगी उन लोगों का कि जिन लोगों ने मुझ पे इतना ट्रस्ट किया कि अपने माशाल्लाह 2 बड़े शो मुझे दिए और मुझ पे इतना यकीन किया कि ये कर लेगी, और मेरा साथ दिया, मुझे इस लेवल पे ला के बिठाया। तो इसके लिए मैं उनका बहुत शुक्र अदा करती हूँ। और ये अल्लाह का तोहफ़ा है मेरे लिए, ये अल्लाह का गिफ्ट है मेरे लिए कि मुझे ऐसे लोग मिल गए मेरे रब की तरफ से, क्योंकि अल्लाह ख़ुद तो आके नहीं किसी की मदद करता, अल्लाह वसीले बनाता है। तो मेरे रब ने मेरे लिए ऐसे वसीले बनाए कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जो सब कुछ कर रही हूँ, अब इस टाइम पे मैं जो भी सब कुछ कर रही हूँ, या मुझे 4 लोग जानते हैं तो वो सिर्फ K21 की वजह से
इनके भरोसे की वजह से, और आज मैं मेहनत अगर कर रही हूँ तो इस सपोर्ट की वजह से। तो उसके लिए तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने अल्लाह की, और उसके बाद मैं अपने मालिकान की, और जो यहाँ हमारे इदारे में और लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जो मुझे काम करने में मेरी मदद करते हैं, चाहे वो एक कैमरामैन क्यों ना हो, वो चाहे एक एडिटर क्यों ना हो, वो चाहे एक कोऑर्डिनेटर क्यों ना हो, उन सब की मेहनत के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ। मैं अकेली कुछ भी नहीं हूँ। जब तक ये सब लोग आपको बनाने में आपका साथ ना दें, आप लोग कुछ भी नहीं होते। तो हमेशा इस चीज़ को याद रखें कि अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो उसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है। तो कभी उन सब को मत भूलें, अपनी बेस को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो बेस को अगर आप स्ट्रांग रखेंगे तो आप यकीन करें आप आगे जाते रहेंगे। और आप जिस भी इदारे के साथ हैं, आपकी इज़्ज़त उसी इदारे के साथ है। आप जब अपने इदारे की इज़्ज़त बनाएंगे, चाहे वो मीडिया से है, चाहे वो किसी भी जगह, किसी कंपनी में आप एम्प्लॉय हैं, आप जब उस इदारे की इज़्ज़त रखेंगे 4 लोगों में, अपने दिल में, अपने दिमाग में, कहीं भी आप जाते हो अपने इदारे की इज़्ज़त रखते हो, तो आप यकीन करो आप कामयाबी की सीढ़ियाँ ज़रूर चढ़ते हो। अच्छा जी, अब मैं आपकी तरफ आती हूँ। आज थोड़े पॉजिटिव मैसेज ज़्यादा हो गए, आज मैंने पॉजिटिव मैसेज बहुत ज़्यादा दे दिए, क्योंकि असल में सर होता ही है, आपने भी बहुत कुछ माशाल्लाह लाइफ में देखा होगा। आपने नेगेटिव लोग भी देखे होंगे, आपने पॉजिटिव लोग भी देखे होंगे, आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे कि जहाँ काम करते वहाँ भी बुराई उनकी भी कर रहे होते हैं। मतलब जिस इदारे से रिस्क के हलाल कमा के जा रहे होते हैं ना, जो अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को खिला रहे होते हैं, वहाँ की भी बुराई कर रहे होते हैं। हालांकि कहते हैं कि जो आपको जहाँ से रिस्क मिल रहा है एटलीस्ट वहाँ के लिए तो नीयत को साफ करना चाहिए। वहाँ के अगर आप किसी और चीज़ में शामिल होकर कुछ अच्छा फ़ायदा नहीं इदारे को दे सकते तो एटलीस्ट बुरा भी ना कहें। तो ऐसे लोग यकीनन आपने भी देखे होंगे लाइफ में कि जो इस तरह से चीज़ें करते होंगे। तो खैर सर, अब हम आते हैं ये जो बजट आया है उसके नुकसानात पे हम अगर बात करते हैं, क्योंकि लोगों का भी ये बड़ा कहना है कि जो एक तो सोशल मीडिया का आपको पता है कि बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जो भी चीज़ होती है हमारी सोशल मीडिया पे सबसे पहले आती है। लोग ये सोशल मीडिया पे ज़रूर लिख रहे हैं कि अब तो ये बजट आते रहेंगे और अब इसी तरह महंगाई होती रहेगी और इस तरह के बजट आएंगे जिसकी वजह से हमें बड़ी मुश्किलात होंगी और ये सारी चीज़ें होंगी। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, इस मरतबा जो वो ताजिर बिरादरी बहुत मायूस हुई है इस बजट से, बहुत ज़्यादा। देखें, ताजिर बिरादरी वैसे ही वो बहुत परेशान थी, उनका कारोबार वैसे ही ख़त्म हो गया था। और हमारा क्योंकि ताल्लुक जो है रियल एस्टेट थे और कंस्ट्रक्शन थे, जी जी। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान में जितने भी ताजिर जो कारोबार कर रहे हैं उनका कहीं ना कहीं वास्ता बिलवास्ता कोई ना कोई वास्ता जो है ना वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से होता है। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को अगर आप प्रमोट नहीं करेंगे, अगर उसको दबा देंगे, उनके साथ सही फैसले नहीं करेंगे, तो वो जितना ताजिर तबका है जो कि कारोबार फराहम करता है और आम आवाम को उससे कारोबार मिलता है, तो वो कारोबार वो बंद हो जाएगा। वो बंद होने का मतलब ये है कि लोगों के घरों के चूल्हे बंद हो जाएंगे। तो उसमें थोड़ा सा अभी मतलब ये जो मौजूदा हुकूमत ने जो जो बजट जो दिया है, तो जाहिर है इनकी अपनी जो भी मुश्किलात होंगी या जो भी इनके अपने फैसले होंगे या इन्होंने किसी के साथ कोई कमिटमेंट की होंगी, मगर उससे आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा, आवाम को परेशानी हो रही है। तो वो परेशानी ख़त्म करने के लिए अभी मुफ्ती इस्माइल साहब ने जो एक बजट अनाउंस किया है, ये अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो मैं चाहूँगा कि इम्प्लीमेंट ना करें, इसके ऊपर नजर सानी करें, क्योंकि ये ख़तरनाक तरीन बजट है। इससे लोगों के चूल्हे बुझ जाएंगे, इससे लोगों में खुदकशियां पैदा हो जाएंगी। तो इसकी जिम्मेदारी ये हुकूमत होगी। और मैं चाहता हूं कि जो शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने पंजाब को माशाल्लाह उनकी एक मिसाल मौजूद है कि पंजाब में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो उस वक्त वो पंजाब की हुकूमत उनके पास थी, तो वो एक लोगों के जहन में बैठा हुआ है कि पंजाब हुकूमत जब शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे तो पंजाब में बहुत अच्छे तरक्याती काम हुए, लोगों को रिलीफ मिला। अब ये माशाल्लाह पाकिस्तान के जो है ना हाकिम बन चुके हैं, तो इनको चाहिए कि अब ये पूरे मुल्क की सरबराही कर रहे हैं, तो पूरे मुल्क के अवाम का सोचें। और इनका एक गलत फैसला लोगों को जो है ना, लोगों की जान ले सकता है। तो मैं चाहूँगा कि उनको नज़रसानी करनी चाहिए इस बजट पे, और ख़ास तौर पे जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है, इस पे इनको थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए। अब जैसे इन्होंने एडवांस जो एडवांस टैक्स जो है वो 1% से 2% कर दिया, तो इससे जो है वो लोगों में कॉन्फिडेंस और ख़त्म हो जाएगा। जो लोग पहले बदहाल थे, अब वो इस वजह से जो है
दोबारा जो है ना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे रियल एस्टेट सेक्टर में, तो वो फिर अब नहीं कर पाएंगे, जिससे नुकसान गवर्नमेंट का होगा, हमारे मुल्क का होगा, आवाम का होगा। तो हम तो मतलब आवाम, हुकूमत जब भी आती है वो आवाम के रिलीफ देने के लिए आती है और उसको देना भी चाहिए। मगर इस वक्त जो है ना ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। देखें, ये अब तो डेली बेसिस की बुनियाद के ऊपर जो है ना महंगाई का तूफान जो है ना वो एक एक इंसान के ऊपर आता जा रहा है। और ये जो हमने 74 साल की जिंदगी में कभी इतना नहीं देखा, क्योंकि साल में 5 रुपए 10 रुपए का बजट बढ़ता था कि भाई ये महंगाई होती थी। अब जो है वो एकदम, क्योंकि ये जो डॉलर है उससे मईशत हमारी पाकिस्तान की चलती है, क्योंकि वो पाकिस्तानी करेंसी जो है उसी डॉलर पे बेस करती है। और वहीं जब डॉलर बढ़ेगा तो अब पाकिस्तानी रुपए की कदर कम होगी जी, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ेगी। अब पहले महंगाई चले 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए होती थी तो वो भी साल में होती थी, तो लोग बर्दाश्त कर लेते थे कि भाई चले एक साल में इतना में। अब ये जो 15 दिन में 20 दिन में जो बम गिराया जा रहा है ये 30-30 रुपए का, तो ये तो मतलब ये आप समझ लें कि अगर ये हुकूमत अगर 13 महीने के लिए अगर रह भी जाती है तो इनका किताबों में जो नाम लिखा जाएगा वो बहुत अच्छा नहीं लिखा जाएगा। और इनको अभी फैसले करने की जरूरत है, क्योंकि ताजिर बिरादरी अभी बिल्कुल नाराज है और वो इस बजट को इतना अच्छी तरीके से कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तो उनको चाहिए कि अभी टाइम है, अभी आपने प्रपोज बजट अभी अनाउंस किया है, इसको इम्प्लीमेंट प्लीज ना करें, इसको नजरसानी करें और आवाम का सोचें, ताजिरों का सोचें। ये ताजिर वो हैं जो कि आपको पैसा कमा के देते हैं और इससे आपका पूरा मुल्क चलता है। और ये इसके साथ साथ जो है ना ओवरसीज पाकिस्तानी एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे। ठीक, अच्छा सर, मैं यहाँ एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगी और इस पर आपका जवाब भी ज़रूर चाहूँगी कि जब इमरान खान साहब थे तो महंगाई जब बढ़ी तो ये सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ों पे कहा गया कि मुल्क की अभी सूरत हाल ऐसी नहीं है, मुल्क के ख़जाने की सूरत हाल ऐसी नहीं है, मुल्क इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें करनी पड़ी। आवाम को थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुल्की ख़जाने को स्ट्रॉन्ग करना है। इसी तरह में भी हो सकता है कि अब जिस तरह की सिचुएशन है किसी से छुपी हुई नहीं है, खान साहब के जाने के बाद 10 दिन 15 दिन के बाद ही एक बड़ा वावेला मच गया कि स्ट्रॉन्ग तो है ही नहीं हमारा पाकिस्तान, ख़जाना तो है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं है। तो हो सकता है कि जो टैक्स बढ़ाए हैं और इस तरह की जो सारी चीज़ें हो रही है, आया वो इसलिए हो रही है कि स्ट्रॉन्ग किया जाए मुल्क को, ये कोई पॉलिसी हो आवाम को, इसलिए क्योंकि आवाम तो उस टाइम भी पिसीना इसी वजह से और इसी बात पे कि मुल्क के पास अभी ख़जाने में कुछ नहीं है, तो आवाम पिसना शुरू हो गई कि अब शायद हम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, मुल्क जो है मुल्की ख़जाने को फ़ायदा होगा तो मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। अब भी शायद बेसिक वजह ये हो सकती है जो हमें समझ नहीं आ रही है। ये जो बात कर रही है ना, क्योंकि आप कारोबारी नहीं है इसलिए ये बात कर रही है। सर मैंने तो सियासतदानों की बात की है ना कि जो उनका रीजन होता है। हम तो कारोबार की बात करेंगे ना, देखे वो कारोबार है, वो उनका सियासत है, हमारा कारोबार है, हम तो कारोबार की बात करेंगे कि वो जो भी देखें। अब जो हम पुरानी बातों को लेके बैठे रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। उन्होंने गलत फैसले किए, सही फैसले किए, उसका जो भी खमियाजा, जो नई हुकूमत आने वाली होती है वो ये सोच कर आती है कि मुल्क में खजाना नहीं है। ठीक है। जब मुल्क में खजाना नहीं है तो फिर आप क्यों आ रहे हो? ठीक है। अगर आप आ रहे हो तो वो लोगों को ये उम्मीद होती है कि अब ये आ जाएंगे ना तो पुराने वालों ने इतना अच्छा अगर काम नहीं किया तो ये हमारे लिए कोई ऐसा रिलीफ देंगे कि हम बेहतरीन पोजीशन में आ जाएंगे। जब आपको पता है मुल्क में खजाना नहीं है तो आप क्यों आ रहे हो? तो इसका मतलब क्या आपको पता है कि ये आवाम को तंग करने आ रहे हो या आवाम को रिलीफ देने आ रहे हो? अगर आवाम को रिलीफ देना है तो रिलीफ की बात करो, और रिलीफ यहाँ नहीं मिल रहा। ओवरसीज पाकिस्तानी जो है ना वो आज भी इस मुल्क को चलाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। आप उनके रास्ते बंद कर रहे हो। अब वो क्यों पैसा इन्वेस्ट करेगा? आपने कहा कि फाइलर जो है पहले 1% होता था एडवांस टैक्स, अब जो है उसको 5% कर दिया अगर नॉन फाइलर है। अच्छा, जो अपना ओवरसीज पाकिस्तानी है वो फाइलर बनने में इंटरेस्टेड नहीं है पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ इतने मसले मसाइल हैं। वो सोचते हैं बस हम अपना पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट करें और जो 1% है वो दे के अपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसका मतलब उनका इंटरेस्ट ये है कि पाकिस्तान में पैसा आए।
अब अगर आप 5-5% उनके ऊपर अगर पेनल्टी डाल देंगे या एडवांस टैक्स की सूरत में उनको अगर एक अखराजात एक्स्ट्रा डाल देंगे, प्लस ये कि फिर वो प्रॉपर्टी में जो पैसे पहले बढ़ते थे अब वो नहीं बढ़ेंगे, तो फिर वो पैसा क्यों इन्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान में? तो उसके लिए उनको अभी जो है ना बहुत ही अच्छा समझदारी का फैसला करना चाहिए। और माशाल्लाह ये सब समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, अपना ज़ाती मुफाद बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि अब जो है ना इंसान कितनी ज़िंदगी गुजार लेगा, 10 साल 20 साल, मगर किताबों में आप जिंदा रहेंगे। आप बज़ाहिर जो है ना वो मर जाएंगे, चले जाएंगे दुनिया से, मगर किताबों में जिंदा रहेंगे कि किसने क्या काम किया था, किसके दौर में कितने लोग कितने कर्जदार हुए थे। तो आप मिसाल कायम करें कि जो पुरानी हुकूमतें हैं, अगर उन्होंने एक एक इंसान को जितना कर्जदार किया था, तो वो उनका एक पैमाना है चेक करने का। अब आप जो अभी काम कर रहे हैं ये भी लिखा जाएगा किताबों में, क्योंकि जब आप जाएंगे तो फिर एक हिस्ट्री बनेगी कि भाई इनके दौरे हुकूमत में एक पाकिस्तानी के ऊपर कितना कर्जे का बोझ पड़ा। तो वो कर्जे का बोझ जो है वो ऐसा है कि उसको आज समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जाने के बाद जो है फिर उसके बाद अब चले जाएंगे, मगर जो लोग यतीम हो जाएंगे, जो मतलब बेघर हो जाएंगे, जो खुदकशियां करेंगे, उन सब का जो है जवाब फिर इसी हुकूमत को देना पड़ेगा। मैं इस हुकूमत की बात भी करूंगा और जो पुरानी हुकूमतें उन्होंने किया, मतलब जिन्होंने भी काम नहीं किया, ये उन सब के लिए मैं बात तो मौजूदा हुकूमत की बात कर रहा हूँ। जो देखें पुरानी हिस्ट्री में जाएंगे तो वो सिर्फ डिबेट है, उसका हासिल उसूल कुछ नहीं है। हासिल उसूल इस वक्त ये है कि आज जो मौजूदा हुकूमत है उनको अच्छे फैसले करने की जरूरत है, क्योंकि उनके भी पूरी फैमिली मेंबर यहाँ रहते हैं। आप ये मत सोचें कि अभी मेरी 70 साल की उम्र है, मैं तो भी यहाँ से रिटायर होकर किसी और जगह चला जाऊंगा, ये हल नहीं है। आप इनका अवाम का सोचें, क्योंकि अवाम जो है ना हाकिम वक्त के ऊपर भरोसा करती है, और हाकिम वक्त जो है ना वो सरबरा होता है किसी भी मुल्क का। और वो आप समझें कि अगर एक घर का सरबरा है, वो अपने बच्चों को कर्जदार देखेगा? बिल्कुल नहीं देखेगा। अगर किसी बच्चे पे अगर कर्जा हो गया है तो वो सरबरा का काम होता है कि उसका कर्जा कम करे। तो यहाँ पर तो मैं देखता हूँ कि जो आता है बंद के सरबरा आता है और वो कर्जदार करके चला जाता है। तो कौन इसका मतलब अपने मुल्क को वो सरबरा बन गए, मगर कोई अपना घर नहीं समझ रहा है, इस मुल्क को कोई ऑन नहीं कर रहा। ठीक है सर, इसको कंटिन्यू करेंगे, ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक लेते हैं। और बात यही है कि पाकिस्तान है तो हम हैं, इस बात को कभी नहीं भूलना। और अगर चाहते हैं कि इसी तरह तरक्की करते रहे तो पाकिस्तान के को मजबूत बनाने के लिए फैसले लेने होंगे। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। अगर आप हमें लाइव कॉल करना चाहते हैं तो आपकी टीवी स्क्रीन्स पे हमारे फ़ोन नंबर आ रहे हैं, आप लाइव कॉल करके हमारे शो में शामिल हो सकते हैं। अच्छा जी सर, थोड़ा सा इस तरफ आते हैं। जेल वाले बड़े खुश हुए हैं कि अब 4 दिन महीने में बकरे का गोश्त मिलेगा, मछली मिलेगी। पहले तो बेचारे पानी वाली दाल खाते थे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? चले, ये तो एक अच्छी चीज़ है ना कि इंसानियत होनी चाहिए इंसान में, कि चले जुर्म किया या जो भी किया एटलीस्ट उनको भी तो अच्छा खाना मिलेगा। इस पर क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा इस तरफ भी कोई अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं ना, फिर आएंगे घूम के, फिर इस तरफ आएंगे। देखें, इसका ताल्लुक इंसानियत से है। हाँ। इसका जेल से उन चीज़ों से नहीं है। ये आपको वैसे भी जो है ना इंसानियत का ख्याल करते हुए अगर किसी को सजा मिल रही है तो उसको सजा दें, मगर उसकी इंसानियत का भी ख्याल रखें। हाँ, कि ऐसा नहीं कि वो उसने इतना बड़ा जुर्म कर दिया कि उसको उसका खाना पीना बंद कर दें। वो तो सजा जजा तो बात की बात है, मगर जो उसकी इंसानी जो उसको इंसानियत की जो चीज़ें हैं उसको प्रोवाइड करनी चाहिए। हाँ। ठीक है, चलें जी, ये एक अच्छी चीज़ है। इसी के साथ साथ ये मुझे बताएं कि नुकसान ये वाले तो समझ आ गए हैं, अब बजट आते ये जो नुकसान महंगाई का एक जो हवा चलती है उससे
और कौन कौन से नुकसान होते हैं, जो गरीब लोग हैं वो किस तरह से पिसते हैं, वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी, क्योंकि हमारे यहाँ बजट तो ज़रूर आता है, हमारे यहाँ महंगाई तो ज़रूर होती है, पर हमारे यहाँ उस तरह से ना सैलरीज़ बढ़ती हैं, अगर बढ़ती हैं तो गवर्नमेंट लेवल के जो लोग हैं उनकी बढ़ती होंगी, जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उनका तो वही सिस्टम है, वही सैलरीज़ हैं, वही सारी चीज़ें। अब पेट्रोल के रेट अगर बढ़े हैं तो सैलरीज़ वही हैं, पेट्रोल तो उन्होंने डलवाना है, अगर उन्होंने अपने ऑफिस जाना है या कहीं जाना है। किराए अगर बढ़े हैं तो उन्होंने फिर भी जाना है, सारी चीज़ें तो उन्होंने इसी तरह से करनी है, पर उन लोगों की सैलरीज नहीं बढ़ी। तो ये आप क्या समझते हैं कि इस तरह की महंगाई, इस तरह के बजट और इस तरह की चीज़ों से किसी आम शहरी को कितना नुकसान होता है? नहीं, हाकिम वक्त जो है ना, वो एक सरबराह होता है मुल्क का, उसको बिल्कुल ऐसा किरदार अदा करना चाहिए कि उसको एक एक इंसान का, क्योंकि ये जिम्मेदारी 22 करोड़ आवाम की जो है, ये जो काम है बाला जो है उनकी है। तो अगर उनके दौरे हुकूमत में कोई एक इंसान भी भूखा रह जाता है या उनकी गलती की वजह से अगर उनको कोई नुकसान पहुंचता है, हाँ, तो सर हम कॉल ले लें क्योंकि वो वेट ज़्यादा होता है ना, तो फिर वो वापस चले जाते हैं, तो कॉल लेते फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी हमारे साथ कॉलर मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? जी कामरान बात कर रहा हूँ चलमक से। जी कामरान, क्या कहेंगे? जी आप कैदियों के बारे में बात कर रहे थे। जी जी, उस बारे में बात की जा रही थी, तो क्या सहूलत दी जा रही थी कैदियों को? सॉरी क्या कह रहे हैं? आप बात कर रहे थे लाइव टीवी पे, तो कैदियों को अभी सहूलत दी जा रही है। जी जी, तो कैदी भी तो इंसान है, उनका भी हक बनता है। कोई भाई के बारे में लौट रहा है, को किसी बंदे के बारे में, पुलिस तो जालिम है, बंदों को गिरफ्तार करती है। ठीक है। तो वो बेचारे तो मजलूम लौट रहे हैं, उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक है ठीक है, अच्छा नहीं, बात कुछ इस तरह से थी कि कैदियों को अब अच्छा खाना दिया जाएगा जेलों में, इस पे बात हो रही थी। थैंक यू। अच्छा जी, इनका ये कहना था कि आप कैदियों पे क्या बात करें, शायद उनको नेगेटिव लगी कि शायद हम लोग नेगेटिव बात करें, पर हमारा और मेरा और हमारे जो गेस्ट हैं इनका ये था कि इंसानियत होनी चाहिए। बड़ा अच्छा एक फ़ैसला है कि उनको अच्छा खाना दिया जाएगा ताकि वो भी जो है अंदर, चाहे कुछ लोगों के केसेस चल रहे हैं, कुछ लोगों को सज़ा मिल चुकी है, जो भी है इंसानियत होनी चाहिए, इंसान को इंसान ही समझना चाहिए, और उनको भी अच्छा जो फूड है वो हर जिस्म की ज़रूरत है और उनको मिलना चाहिए, और उनको अब मिलेगा। इस पे हम लोगों की बात हुई थी। चले मैं सर आपकी तरफ आती हूँ, वहीं से कंटिन्यू करती हूँ। देखा नहीं, वो जो बात हो रही थी कि जो हाकिम वक्त होता है वो सरबराह का किरदार अदा करता है, उसको अपना अल्लाह को हमेशा हाजिर और नाजिर जान के फैसले करने चाहिए। अगर आप अल्लाह का खौफ रख के फैसले करेंगे तो कभी गलत फैसले नहीं करेंगे। चाहे कितनी बड़ी बड़ी कुव्वतें आपके सामने आ जाएं, आप उनसे लड़ जाएं। आपका जो मकसद होना चाहिए वो 22 करोड़ अवाम जिसको अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है, देखिए ये इज्जत है। आपको अगर कोई इज्जत मिली है, आप हाकिम बने इस मुल्क के, तो 22 करोड़ अवाम जो है ना वो आपके ऊपर नजर लगा के बैठी है कि आप हमारे लिए कोई ऐसा फैसला करेंगे कि अगर हम पे कर्जा है तो वो भी कम हो जाए, या हम कोई परेशान है तो हमको कोई रिलीफ मिल जाए। तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि 2 महीने से मैं खुदा ना खाता किसी पार्टी का कोई कारकुन नहीं हूँ, ना मेरी किसी पार्टी से वाबस्तगी है, मगर ये है कि जो फैसले हो रहे हैं ना, जो डेली बुनियाद पे, वो मेरा ख्याल है, जो मेरी अपनी जाती सोच है कि वो गलत हो रहे हैं, क्योंकि रिलीफ कहीं नजर नहीं आ रहा। और अभी तो नहीं आ रहा, अभी मुझे लगता है बजट आने के बाद जो एक तूफान आएगा, तो अब देखें जब लोगों के पास चॉइस नहीं होगी, जब तक रिलीफ मिलेगा, थोड़ा सा भी मिलेगा, तो लोग उसको सरवाइव करने की तरफ जाएंगे। अब जब रिलीफ नहीं मिलेगा तो शायद लोग रोडों पे आ जाएं, और रोडों पे आके अगर फिर भी अगर उनको इंसाफ नहीं मिलेगा तो शायद खुदकशियों की तरफ चले जाएं। तो ये इसका हल नहीं है। आप उस डिजास्टर का सोचें जो होने वाला है, क्योंकि हमने सुना है कि 270 रुपए का शायद पेट्रोल होगा। जब 270 का पेट्रोल होगा तो डॉलर जो है ना उसी के पैरेलल चलता है, तो इसका मतलब डॉलर भी 270 पे चला जाएगा। जब 270 का डॉलर हो जाएगा तो हमारी पाकिस्तानी करेंसी और डिवेल्यू हो जाएगी। तो लोगों पे खौफ पैदा हो गया, और सिर्फ पाकिस्तानी में खौफ पैदा हो गया कि पाकिस्तान में पैसे लेके जाएंगे तो हमारे पैसे पानी हो जाएंगे। आप बताएं कि मेरा रियल एस्टेट से ताल्लुक है,
ये गुज़िश्ता कोई 15-20 दिन से मैं देख रहा हूँ कि जिन लोगों ने सोचा था कि अपनी प्रॉपर्टी सेल नहीं करनी, वो अपनी प्रॉपर्टी सेल करने में लगा रहे। जो कहते थे कि इतने पैसे मिलेंगे तो हम ये सेल करेंगे, अब वो वरना कहते हैं नहीं जो करेंगे। भी पैसे मिलते हैं हमको मिल जाए। अब उनका जो उनका इरादा है वो ये है कि हम अब जो भी पैसे मिलते हैं ना वो लेके हम डॉलर में शिफ्ट कर लें। तो जो कि हमसे बात होती रहती है हम तो वो बात कर रहे हैं। तो इन चीज़ों की मैं निशानदेही हुकूमत को इसलिए करना चाहता हूँ कि ये फैसला इस वक्त लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज, हमारे पास वैसे ही पैसे नहीं है मुल्क में, और अगर जो पैसे थोड़े बहुत जो जनरेट हो रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे तो फिर हम बहुत जल्दी, अल्लाह ना करे कि हम तबाही की तरफ ना चले जाएं। तो मेरा ख्याल है कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो इतने ख़राब हैं नहीं, इनके अपने नज़रियाती इख्तलाफात ज़रूर हो सकते हैं, मगर नफ़रत की बुनियाद के ऊपर ऐसे फैसले ना कर लें कि हमारी जो आवाम है ना, क्योंकि इसकी सज़ा खालसतन जो है वो आवाम को मिलती है। आवाम का क्या कसूर है? आवाम को तो कोई इससे कोई सरोकार नहीं कि कौन सी पार्टी है, वो चाहती है वो पार्टी अच्छी है जो हमको रिलीफ दे। एग्जैक्टली। तो अच्छा सर, मैं सॉरी यहाँ पे एक और बात ऐड करूँगी कि किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होता है ताजिर। तो इस तरह के कोई भी फैसले लेने से पहले आप नहीं चाहते कि ताजिर भी साथ उनके हों? जिस तरह के अभी कोई भी स्टेप उठा रहे हैं तो उनको साथ ज़रूर रखें, उनको भी इस चीज़ से आगाह किया जाए, पहले उनसे भी पूछा जाए, उनको भी बताया जाए, उनके साथ भी मशवरा किया जाए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, ताजिर, मैंने बताया कि मुल्क को चलाने में ताजिर का बहुत बड़ा जी एक हिस्सा होता है। जी। अब ताजिर से ये आप मुझे बताएं, जो ये अभी फैसले हुए हैं क्या ताजिरों की मर्जी से हुए हैं? अगर ताजिरों की मर्जी से हुए होते तो क्या ये टीवी पे बैठ के सारे ताजिर आज चिल्ला रहे होते? वो तो आज इनके कसीदे पढ़ रहे होते कि क्या हुकूमत ने फैसले किए। मगर वो जो फैसले लोगों ने 50 साल में नहीं किए, इन्होंने तो 2 महीने के अंदर फैसले कर लिए। मतलब 30-30 रुपए का बम क्या गिरेगा 15-15 दिन के अंदर? तो हम तो बहुत जल्दी, कोई अल्लाह ना करे, श्रीलंका वाली पोजीशन पे आ जाएंगे। तो आज मुझे उम्मीद है कि हम शहबाज शरीफ साहब माशाल्लाह एक अच्छी समझबूझ वाले इंसान है, तो वो उनको आज अपना, देखें अल्लाह ने उनको इज्जत दी है, उनको इज्जत बचानी भी है, और अल्लाह इज्जत देता भी है, अल्लाह अल्लाह इज्जत लेता भी है वापस। तो ऐसा ना हो कि देर हो जाए और आप वो आवाम आपको पसंद ना करे। आज तक तो पसंद कर रही है और सिर्फ इस उम्मीद पे कर रही है कि आप हमारे लिए कोई अच्छे फैसले करेंगे। और ताजिर बिरादरी का बिल्कुल ख्याल करें, ताजिर बिरादरी के हाथ पैर बांध देंगे, ये काम नहीं करेंगे, लोग अपने ऑफिस, अपनी दुकानें, अपनी तिजारत बंद कर देंगे, फिर बताएं मुल्क कितनी कैसे बंद चलेगा? भी हो चुकी है, कितनी तो बंद भी हो चुके हैं ऑफिसेज, बड़े बड़े कारोबारी लोगों को नुकसान पहुंचा। जो कि एग्जांपल हमारे सामने बहुत सारे लोग हैं कि बहुत लोग पीछे हट चुके थे, बहुत बड़े कारोबार थे, उन्होंने ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा अब कोई फ़ायदा नहीं है, हम सैलरीज निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है, बाकी तो सिस्टम और है कि हम सैलरीज अपने एम्प्लॉयज़ की नहीं निकाल पा रहे। तो ये तो है। देखें, मल्टीनेशनल कंपनी जो है ना वो यहाँ बड़ी मुश्किल से आती हैं, उनका कॉन्फिडेंस बहाल होता है। अब जो आ गई हैं उनको सपोर्ट करें। अब एक कंपनी को मैं जानता हूँ, वो कहने लगे कि हम तो हमारा किराया इतना ज़्यादा है कि हमसे किराया नहीं निकल रहा, तो अब वो लोगों को निकालना शुरू कर दिया, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। तो अब देखें, जब मल्टीनेशनल कंपनी क्यों पैसा लगाएगी इधर? और एक दूसरी चीज़ ये है कि अभी मेरी और आपकी समझ में ये चीज़ आती है कि हम इलेक्ट्रिसिटी खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हम जो है वो पेट्रोल और डीजल की तरफ क्यों जा रहे हैं? देखें, उसमें टाइम लगेगा, 1-2 साल की प्लानिंग कर लें डीजल पेट्रोल लेने के लिए, जो भी पेट्रोलियम मसनूआत है उसके लिए करें, मगर आज से कोई ऐसा आप बंदोबस्त करें कि आप सोलर पैनल की इंडस्ट्री पूरे पाकिस्तान में लगा दें। गवर्नमेंट अपनी जितनी बंजर ज़मीनें हैं या कोई ज़मीनें उनके पास हैं, वहाँ पर सोलर पैनल लगा के अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, और वो 2 साल में इंशाल्लाह, साल 2 साल में इतनी इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी कि हमारे मुल्क का पहिया चल जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से ही जो है जो उसी से ही पहिया चलता है मुल्क का। तो फिर हमारे जो एग्रीकल्चर है उसको फ़ायदा होगा, हमारी जो ताजिर बिरादरी है यहाँ पर जो लोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनको फ़ायदा होगा। तो हर सेक्टर में हमको फ़ायदा होगा। मगर ये आप वो पॉजिटिव सोचें मुल्क की तरफ। ये मेरी एक नाकिस सी एक राय है
कि अगर इस पर आप अपनी फैसला कर लेंगे तो हम अपनी एनर्जी जो है ना खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं और हमारे पास ऐसी सहूलत है, तो हमें फिर शायद किसी के पास जाने की जरूरत भी नहीं है तेल और पेट्रोल डीजल के लिए। अच्छा सर, हम इस तरफ भी थोड़ा सा आएंगे कि जो भी जितनी भी पाकिस्तान में महंगाई हो, पर कराची उससे अलग चलता है। कराची में हर चीज़ अलग चल रही होती है। ये क्या रेट लिस्ट पे काम नहीं होता, प्रॉपर देखा नहीं जाता कि आया मार्केट से चीज़ दुकानों पे और ठेलों पे और इन चीज़ों पे आके एक अलग अपने रेट लगे हुए होते हैं। इसका भी तजुर्बा यकीनन आपने कभी किया होगा कि दूसरे शहरों से ज़्यादा कराची शहर में रेट जो है वो अलग चल रहे होते हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि ये कराची जो है उस पर अल्लाह की कोई ख़ास रहमत है कि यहाँ पर लोगों में बाइंग पावर है और उस हद तक नहीं है, अब तो खैर नहीं रही, मगर फिर भी जिनके पास है वो बाइंग करते हैं। इसीलिए देखें हमारा किसान जो है वो अपना अनाज पैदा करता है, फ्रूट पैदा करता है, दुनिया भर की ज़रूरत ज़िंदगी की जो भी चीज़ें पैदा करता है वो लोगों को पता होता है कि ये कराची में जाके हमको अच्छे पैसे मिलेंगे, वो इसीलिए कराची लेकर आते हैं, वरना तो पूरे पाकिस्तान में चीज़ें बेच दें। और फिर हमारा भी फ़र्ज़ है कि अगर चले गरीब इंसान वहाँ से कोई अपना पूरे साल मेहनत करके अगर उसकी फसल उगती है, अगर वो यहाँ आकर अगर 2 रुपये ज़्यादा लेता है तो उसको देने चाहिए जायज़ तरीके से। अब हम अगर उसमें जाएंगे कि ये तो एडमिनिस्ट्रेटर का काम है कि इसका रेट ये होना चाहिए, इसका रेट ये होना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि अभी वो एडमिनिस्ट्रेशन हमारी इतनी अच्छी है कि वो इस पर कोई कंट्रोल कर सकती है। तो ठीक है, अल्लाह ताला ने बाइंग पावर दिया है, मगर मुझे लगता है वो कराची का भी बाइंग पावर अब खत्म होता जा रहा है, क्योंकि कराची का पहिया ही बंद हो जाएगा तो फिर आपको या फिर बाइंग पावर कहाँ गई। और अब आप देखें ये पेट्रोल की वजह से जो मगरिब के बाद जो लोग निकलते थे ड्राइव पे वैसे घूमने फिरने, अब मैं देख रहा था कि 10-15 दिन से वो रोडों पे रश नहीं है, कमी आई है। वो इसलिए आई है कि वो अब वो एक लीटर को सोच रहे हैं कि अब 1 लीटर खर्च हो जाएगा हम जाएंगे तो। आप समझें कि अब महंगाई किस हद तक जा रही है। और ये गई नहीं है, अभी 2 और पेट्रोल के बम गिरने हैं अभी, इसको 270 पे आना है, क्योंकि जाहिर है जो हमने सुना है, अल्लाह करे ना आए, अल्लाह करे ऐसा कोई मौजूदा हो जाए कि ना आए, आवाम को रिलीफ मिल जाए। देखिए पेट्रोल नहीं बढ़ेगा, चीजें कंट्रोल रहेंगी, अगर बढ़ गया तो फिर ये इनके भी हाथ में नहीं रहेगा, जो लोग आज भी हमारे हाकिम है ये भी कंट्रोल नहीं कर सकते। अरे एक हद तक लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, जब बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी तो लोग फिर अपना कोई रिएक्शन दिखाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि रिएक्शन आए, क्योंकि ये हुक्मरान है ना, ये अल्लाह की तरफ से मुंतखब होते हैं, तो जब हो गए तो भाई आप अल्लाह का खौफ पैदा करो, आप अल्लाह को सोचो, दुनिया को सोचो, दुनिया को नहीं देखो या बैरूनी ताकतों को नहीं देखो, आपके दिल में अपना खौफ अल्लाह का होना चाहिए। कोई ऐसा आपके गलत फैसले से कोई डिजास्टर हो गया तो आपको कभी दुनिया भी माफ नहीं करेगी, अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। और फिर मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि आगे क्या नुकसान होगा, ये तो अल्लाह और बंदे का मामला है। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, दुआ भी करते हैं, कोशिश भी सब अपनी तरफ से करें कि बेहतरी हो। अच्छा, थोड़ा सा कराची के हालात पे आ जाते हैं। जिस तरह से कराची के हालात चल रहे हैं, आए दिन एक नई खबर सामने आई हुई होती है, आए दिन एक वीडियो आई हुई होती है सामने, चाहे वो औरत हो, चाहे वो बच्चे हों कम उम्र, चाहे वो लड़के हों, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे एक जा रहा हो, चाहे 4 एक बाइक पे जा रहे हो, पर लुट जाते हैं। उस पर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से सेफ्टी सिक्योरिटी कराची वालों को प्रोवाइड की जाए? देखें, जब मुल्क के हालात खराब होंगे, लोगों के पास खाने को नहीं होंगे, तो लोग अपने सर पे कफन बांध के निकल जाएंगे कि भाई जिसके पास है उसको लूटो और अपने घर का चूल्हा जलाओ। तो ये तो जब वो बुनियादी चीज ही सही हो जाएगी तो ये सब चीजें सही हो जाएंगी। आपको पता है ये चीजें होती किस लिए हैं कि जो आदमी देख रहा है कि मर तो वैसे ही रहूं, अगर ये थोड़ा हो सकता है चांस ले लूं, मगर ये गलत है, नहीं करना चाहिए, एंड उनका बिल्कुल ही गलत है। तो अब वो आवाम को चाहिए कि एक तो वो जो ज्वेलरी जो पहन के जाती है वो नुमाइश के लिए वो ना पहन के जाए, मतलब औरतें जो पहनती हैं ज्वेलरी, जाहिर है वो तो उनका हक है पहनना चाहिए, मगर वो उस मुल्क में पहना जाता है जिस मुल्क में जो ना वहाँ उनकी सेफ्टी होती है। अब हमें अब पहन के नहीं जाना चाहिए कि उनको पता चल गया मोबाइल हाथ में चले। अब तो मोबाइल की स्नैचिंग इसलिए कम हो गई कि मोबाइल लेके जाके सेल नहीं कर सकते, पकड़े जाएंगे। तो एक ये बहुत अच्छा इकदाम हुआ है। तो अब वो सेफ्टी का तो अब इंसान को खुद अपनी सेफ्टी खुद करनी पड़ेगी। आप गवर्नमेंट से उम्मीद रखेंगे कि गवर्नमेंट अपने तौर पे जो कर रही है वो तो करेगी, मगर अब गवर्नमेंट के हाथ से बाहर निकल गई सेफ्टी अपनी बुनियाद पे आपको करनी पड़ेगी। मतलब हम लोग खुद ही अपनी सेफ्टी करें वरना इदारों ने हाथ उठा लिए। सर फिर भी एक चीज़ ये है कि मोबाइल खैर स्नैचिंग है, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं, हमने देखी हैं, ऐसा है। ये इकदाम अच्छा है कि आप अगर सेल करने जाएंगे तो आप पकड़े जाएंगे, पर ऐसे लोग भी हम लोगों में मौजूद हैं
कि आप सेल करने आएंगे तो बहुत आसानी से आपकी चीज़ें सेल हो जाएंगी, बिक जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। ये सारी चीज़ें, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हैं कोई चीज़ नामुमकिन नहीं, बड़ा आसान है। यहाँ पे सालों साल केस चलते हैं, गुनाह करने के बाद, क्राइम करने के बाद आप सालों साल ज़मानत पे बाहर आते हैं और ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, क्योंकि इंसाफ मिलने में टाइम ज़रूर लगता है और इस तरह की चीज़ें हैं। पर इदारों को, क्योंकि लोग अब ये चाहते हैं, मैं एक आवाम बन के बात करूँ, क्योंकि जब मैं इधर बैठी हूँ तो फिर मुझे लगता है कि मैं एक आम आवाम की आवाज़ आगे ज़रूर पहुँचाऊँ। लोगों की आवाज़ ये है कि अगर हमने अपनी सेफ्टी खुद करनी है तो फिर ये सड़कों पे खड़े हुए जो हमारे टैक्स से जिनको सैलरीज प्रोवाइड की जा रही हैं, फिर ये किस लिए, अगर हम लोगों ने ही सब कुछ करना है। मोबाइल ज़रूरत है, लेके बाहर जाना है, आपके पास कुछ पैसे तो चंद पर्स में होंगे और रखने पड़ते हैं, तो फिर भी आप खतरा, मतलब आप बिल्कुल खाली हाथ तो घर से नहीं निकल सकते। और अगर आप घर पे नहीं है तो घर पे भी आपके चोर डकैत आ जाते हैं। मतलब किस तरह से इंसान अपनी सेफ्टी खुद किस तरह से करेगा, गार्ड रखे इस गुर्बत और मुश्किल दौर में। देखें, ये जो आपने बात की ना कि जो बाहर जो हमारे मुहाफिज खड़े होते हैं वर्दी पहन के, और वो हमारे मुहाफिज भी हैं, तो पूरी दुनिया में मुहाफिज जो होता है ना, उसकी अच्छी सैलरीज होती हैं, उसको पेट भर के जब पैसे मिलते हैं तो फिर वो आपका दिफा करता है। उसको पता है कि मैं अपनी जान जो है ना जोखों में डाल के किसी को पकड़ने लगूंगा, अगर किसी ने मुझे उसको कुछ हो जाता है तो फिर उसके बाद उसके साथ भी इंसाफ उसको नहीं मिलता है। तो लोगों ने देखा, या तो उनकी सैलरी इतनी हो कि फिर वो अपनी जान, हालांकि इनमें जज्बा है, ये करना चाहते हैं। नहीं, माशाल्लाह सर, हमारी फोर्सेस में तो बड़ा जज्बा है और करते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम अगर आज़ाद हैं और आज हम इधर बड़ी आज़ादी से अगर बात करें तो इसका मकसद यही है कि हमारी फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रांग है, सरहदों पे हों, हमारे शहर में हों, हमारी गलियों में हों, हमारे सड़कों पे हों। इन्हीं की वजह से ये आज़ादी और सुकून है। पर कहीं ना कहीं जो छोटा मोटा क्राइम हो रहा है, जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उस पर अगर ये फोकस करें तो मेरे ख्याल से आवाम को और रिलीफ मिलेगा। मैं फोर्सेस की जो बात आपने की है ना वो अलग है, मैं फोर्सेस की बात हाँ, कर रहा हूँ, पुलिस एग्जैक्टली, की, पर मैं पुलिस की बात कर रहा हूँ। हाँ, इट्स ओके मैं उसको थोड़ा सा कंटिन्यू कर रही थी। अच्छा, हमारा जो सेगमेंट है उसका टाइम खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लेके आए, थैंक यू जी। नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा और अब हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।